इस वीडियो में हम भूल भुलैया की कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। उसी फिल्म के ये थोड़े से क्लिप्स है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। रेटिंग की बात की जाए तो मैं अभी कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि अभी फिल्म काफी नई है और रेटिंग ऊपर नीचे हो रही है। इस वीडियो में मैं आपको कॉमेडी के साथ साथ कुछ फनी क्लिप्स भी दिखाऊंगी। वीडियो शुरू करने से पहले सभी आपको स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि यहाँ पूरी कहानी बताई जाएगी, तो पहले आप फिल्म को देख लें और फिर ये वीडियो को देखें। चले शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत रत्त घाट में करंट टाइम 200 साल पहले होती है, यानी 1824 में, जब हम किसी को नाचते हुए देखते हैं। ऑन द सॉन्ग ओ मिजो तुम्हार। तभी रत्त घाट के महाराजा जो थे वो अपने आदमियों के साथ आते हैं और इस डांस करने वाले को घसीट के बाहर ले जाते हैं। दिन महाराजा का एक मास्कट आदमी इस नाचने वाले को सूली पर चढ़ाकर जला देता है और ये आत्मा उस इंसान को मार देती है जिसने उसे जलाया था। और यही ये सीन कट होता है। यहाँ कहानी 200 साल आगे आती है, यानी करंट टाइम में। यहाँ हम रोहान को देखते हैं जो कि रू बाबा बन के घूमता है और इसके साथ इसका टिल्लू असिस्टेंट भी है। ये दोनों फ्रॉड लोग हैं जो कि ऐसे लोगों को ठगते हैं जिनका भूत प्रेत पे भरोसा है, मतलब भूत भगाने का नाटक करते हैं और लोगों के पैसे, जेवर, गहने सब ठगते हैं। तो एक बार ऐसे ही रू बाबा और टिल्लू अपने क्लाइंट से मिलने जाते हैं, जहां क्लाइंट इनकी ठगी पकड़ लेता है। ये क्लाइंट और कोई नहीं बल्कि मीरा यानी तृप्ति का कैरेक्टर उसके मामा जी थे। दरअसल मीरा रत्त घाट के राजा घराने से थी और उसके यहाँ किसी आत्मा के भटकने की कहानी थी। ऐसे में मीरा को एक फ्रॉड बाबा की ही सर्विस चाहिए थी, जैसे अपने रू बाबा है, ताकि वो लोगों को आत्मा भगाने का यकीन दिला सके। इस सर्विस के बदले मीरा रू बाबा को 1 करोड़ देने का वादा करती है। 1 करोड़ सुनते ही रू बाबा तुरंत रेडी हो जाते हैं और वो मीरा और मामा जी के साथ रत्त घाट के लिए निकल पड़ते हैं। अब यहाँ कुछ अजीब बातें थी। लायक राज घराने से होने के बावजूद ये लोग ट्रेन के जनरल क्लास से जा रहे थे। दिन रत्त घाट पहुँचने पे वहाँ सारे लोग रू बाबा यानी उस महान को ही घूर रहे थे। अब राजमहल पहुँचने के बाद हमें जो पता चलता है कि अब जो करंट महाराज है यानी विजय राज का कैरेक्टर और उनकी रॉयल फैमिली, ये लोग महल में नहीं बल्कि तबेले में रहते हैं। इनफैक्ट ये लोग कुछ ज्यादा ही गरीब है, इतने गरीब के इन्होंने टूथपेस्ट को साल भर चलाते हैं और एक रोटी खाने के लिए लड़ाई करते हैं। महाराज का अंगरक्षक फौलाद सिंह है जो हमेशा व्हील चेयर पर ही रहता है, क्योंकि महल में शायद मोंजलिका की आत्मा है, इसलिए इन्हें तबेले में ही रहना पड़ता है। अब इनकी गरीबी को देखकर रू बाबा के मन में एक ही सवाल आता है कि मीरा उसे 1 करोड़ रुपए कैसे देगी, और इस पे मीरा कहती है कि सबका जवाब रोहान को आज रात मिल जाएगा। रात के वक्त मीरा और रोहान ये दोनों महल में जाते हैं और इनकी मुलाकात राजपुरोहित से होती है। राजपुरोहित बताते हैं कि आज से 200 साल पहले रत्त घाट के जो महाराज थे उनकी एक बेटी थी जिसका नाम मोंजलिका था। मोंजलिका हर चीज में अव्वल थी, चाहे वो मेरिट हो या वेपन चलाना हो। इनफैक्ट मोंजलिका का निशाना भी नहीं चूकता था। फिर महाराज को अपनी दासी से भी एक पुत्र होता है जिसका नाम रखा गया देवेंद्रनाथ। मोंजलिका देवेंद्रनाथ से जलने लगी क्योंकि मोंजलिका को हमेशा से लगता था कि आगे चल के वही गद्दी संभालेगी। लेकिन जब राजकुमार देवेंद्रनाथ बड़े हुए तो महाराज राजकुमार देवेंद्रनाथ को ही गद्दी सौंपने का प्लान करने लगे। ऐसे में मोंजलिका अपने ही भाई देवेंद्रनाथ को मार डाला और इससे गुस्सा होकर महाराज मोंजलिका को दंड मृत्यु देते हैं। यानी फिल्म की शुरुआत में जो हमें सीन दिखाया गया था वो शायद मोंजलिका को ही दंड मृत्यु देने वाला सीन था। मरने के बाद मोंजलिका की आत्मा बदला लेने वापस आई, जो कि मास्क लगा के आग लगाने वाले को मार डाला, फिर महाराजा को जला के मार डाला। उस वक्त राजपुरोहित के पूर्वज लोग महायुद्ध करवा के मोंजलिका को एक कमरे के अंदर बंद कर देते हैं और कमरे पे भैरव कवच चढ़ा देते हैं। मोंजलिका महल में कैद है और हालांकि भैरव कवच मोंजलिका को कैद रख सकता है लेकिन उसे खत्म नहीं कर सकता। मोंजलिका को खत्म कोई राजघराने से ही कर सकता है, वो भी सिर्फ दुर्गाष्टमी वाले दिन। नाउ द ट्विस्ट देयर इज की रू बाबा की शक्ल हूबहू राजकुमार देवेंद्रनाथ से मिलती थी। जी हाँ दोस्तों, इसलिए जब रू बाबा रत्त घाट आए थे तो गांव के लोग उसे घूर घूर के देख रहे थे और राजपुरोहित के हिसाब से रू बाबा यानी अपना रोहान शायद राजकुमार देवेंद्रनाथ का पुनर्जन्म है।
मोंजुलिका की आत्मा को खत्म करने आया है। ये सब सुन के रोहन को बहुत अजीब लगता है। इनफैक्ट रोहन के साथ महल में कुछ असाधारण गतिविधियां होती है जिससे वो डर जाता है। लेकिन तभी मीरा उसे पर्सनली बताती है कि उसे पुरानी कहानियों पे यकीन नहीं है। बात ऐसी है कि मोंजुलिका की भूत वाली कहानी के कारण कोई भी महल खरीद नहीं रहा, और अगर रोहन नाटक करके दुर्गाष्टमी के दिन मोंजुलिका की आत्मा को खत्म करने का ढोंग करेगा तो सबको भरोसा हो जाएगा कि मोंजुलिका चले गई और फाइनली महल बिक सकेगा। इनफैक्ट इस महल की कीमत 1000 करोड़ रुपए है, और जब वो रुपये मीरा के परिवार को मिल जाएंगे तो वो रूह बाबा को उसी में से 1 करोड़ रुपए दे देगी। बेसिकली ये जो रॉयल फैमिली थी जो कि अब गरीब हो गई है, उनके पास उनका एक महल है जो 1000 करोड़ का है। तो प्लान वाज इमोशन। ऐसे में सभी राजघराने वाले महल में शिफ्ट करते हैं क्योंकि अब रूह बाबा और वीकेंड से देवेंद्रनाथ के रिकॉम्बिनेशन आ गए हैं ना, इन्हें बचाने के लिए। गांव वाले भी रोहन का काइंड ऑफ राज अभिषेक करने लगते हैं क्योंकि उनके हिसाब से रोहन यहाँ का राजकुमार है। तभी एंट्री होती है बड़ा पंडित और छोटा पंडित और पंडितायन की, जो कि क्लेम करने लगते हैं कि रूह बाबा देवेंद्रनाथ का रीन कॉम्बिनेशन नहीं है। और यहाँ थोड़ी कॉमेडी सीन्स है जिसके तहत रूह बाबा इन तीनों को उनकी ही बातों में फंसा के, मतलब पुनर्जन्म में खजाना चोरी वाला इल्जाम लगा के अपने नौकर वाला काम दे देते हैं। ये कॉमेडी सब इम्पोर्टेंट प्लॉट्स नहीं है, इसलिए मैं इन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ती हूँ। लेकिन एक चीज ये इम्पोर्टेंट है कि गांव में दुर्गा पूजा का माहौल था और वहाँ जो मोंजुलिका के पुतले को जलाया जाता है तो महल में वो कमरा खुल जाता है जिसमें मोंजुलिका कैद थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कैसे हुआ ये तो हम अभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ऐसा होते ही अगले दिन महल में विद्या बालन के कैरेक्टर की एंट्री होती है जो कि अपना नाम मलिका बताती है और वो क्रोन हेरिट है जो रजिस्ट्रेशन कंपनी से आई थी। आइडली कंपनी से कोई कौशिक नाम का बंदा इस काम के लिए आने वाला था, लेकिन इन द मोमेंट पे कौशिक लॉन्ग लाइफ पे चला गया और अब मलिका आई है। मलिका के आते ही अजीब चीजें होती है, लाइक रोहन को नाइट में ड्रीम्स आते हैं। एक दिन रोहन के कमरे की रेडियो अपने आप ऑन हो जाती है और रेडियो से मोंजुलिका की आवाज आती है और वो कह रही थी कि वो रोहन को मार डालेगी। दिन राजकुमार देवेंद्रनाथ की एक पेंटिंग में अपने आप आग लग जाती है वगैरह वगैरह। इन सब के अलावा मलिका भी सबसे स्पेशल बिहेव कर रही थी, लाइक चाकू से मक्खी मार गिराना, और इतना अचूक निशाना तो सिर्फ मोंजुलिका ही लगा सकती थी। इस सब के दौरान टिल्लू रत्तघाट आ जाता है क्योंकि इनका फ्रॉड वाला धंधा पुलिस को पता चल गया था और कोई एसीपी राठौड़ इसके पीछे पड़ा था। मतलब अब टिल्लू भी रोहन के साथ रत्तघाट में ही रहेगा और रोहन भी यहाँ से भाग नहीं सकता क्योंकि बाहर एसीपी राठौड़ से पकड़ जाने का खतरा था। खैर उस रात रोहन के साथ काफी असाधारण गतिविधियां होती है। इनफैक्ट मोंजुलिका वाला कमरा खुल जाता है और वहाँ एक भूतिया आकर चिल्लाने लगती है। इस पॉइंट पे मलिका रोहन का हाथ पकड़ के उसे मोंजुलिका वाले कमरे में ले जाती है और हम देख पाते हैं ये काम पंडितायन का था। जी हाँ दोस्तों, अब तक जितनी भी असाधारण गतिविधियां हुई थी उनके पीछे ये बड़ा पंडित, छोटा पंडित और पंडितायन थी और यही लोग मिलकर रोहन को डरा रहे थे। अब चाहे पोस्टर जलाना हो, रेडियो में आवाज आना हो या कुछ और, सब इन तीनों की ही प्लानिंग पोटिंग थी। पर सवाल ये है कि तीनों ऐसा कर क्यों रहे थे। दरअसल ये तीनों हल्दी घाट से थे और 2 साल पहले वहाँ तूफान आने की वजह से अपने रोल्स रॉयल्स में बैठ के ये लोग रत्तघाट पहुँचे। रोल्स रॉयल्स कार नहीं, ग्रादेरी के 2 बैल का नाम है, एक का नाम रोल्स और दूसरे का रॉयस। तो तब से ये तीनों इस महल में रहने लगे और उस टाइम पे भी मोंजुलिका वाला दरवाजा ऑलरेडी खुला हुआ था। तीनों उसी कमरे में रहने लगे और जिंदगी भर उसी जगह पे रहने का इनका प्लान था।
इनफैक्ट ये लोग मंजुलिका वाले कमरे को वापस सील किया था कि किसी को शक ना हो ये लोग यहाँ रहते हैं। लेकिन रोहान के आने के बाद तो कमरा खुल जाता है और इनका भांडा फूट जाता है और महल से इन्हें निकाल दिया जाता है। इसलिए ये तीनों मिलके रोहान को डरा रहे थे ताकि रोहान यहाँ से भाग जाए। लेकिन मलिका के कारण इनका पोल खुल गया, तो बेसिकली वापस से यही नैरेटिव सेट हो गया कि महल में कोई भूत नहीं है और ऐसे में रोहान प्लान्स के और दुर्गाष्टमी तक वेट नहीं करेगा और कल ही गांव वालों के सामने कमरा खोल के मंजुलिका के भूत को भगा देने का नाटक करेगा। यहाँ वो मंजुलिका की एक्टिंग मलिका को करने के लिए कहता है। बस फिर क्या था, अगले दिन पूरे गांव के सामने ये नाटक किया जाता है। द ऑल मलिका कुछ ज्यादा ही बड़ी एक्टिंग कर रही थी मंजुलिका की। इन द एंड रोहान सबसे कह देता है कि मंजुलिका की आत्मा खत्म हो गई है और महल अब सेफ है। ये खबर राजपुरोहित तक पहुँच जाती है और राजपुरोहित नॉट हैप्पी एट ऑल। जो भी हुआ अब महल के खरीदने वाले लोग आएंगे ही, लेकिन रजिस्ट्रेशन के वक्त एक दीवार टूटती है जिसके पीछे एक सीक्रेट पैसेज था। इस पैसेज के अंदर जाने पे खुफिया तहखाना जैसा कुछ तो आता है, जहाँ एक और दरवाजा था जो के भैरव कवर से ही लॉक था। जी हाँ दोस्तों, दिस वाज अनदर ट्विस्ट। राजपुरोहित कहते हैं दुर्गाष्टमी से पहले इस दूसरे दरवाजे को तो किसी भी हाल में नहीं खोलना है और तब तक राजपुरोहित रक्त घाट के ग्रंथालय जाके इसके बारे में ज्ञान लेके आएंगे कि ये दूसरा दरवाजा कैसे है और किसका है। अब इस दूसरे दरवाजे से प्रॉब्लम ये थी कि अगर इसके बारे में खरीदने वालों को या फिर गांव वालों को पता चल गया तो वापस महल नहीं बिकेगा। इसलिए रोहान करेंटली महाराजा को भटका के मना लेता है कि ये लोग आज रात को ही दूसरा दरवाजा भी खोल देंगे। बस फिर क्या था, देर रात रोहान महाराजा के मौजूदगी में दूसरा दरवाजा भी खोल देता है और ऐसा करते ही दरवाजे के अंदर से कौवे निकल के महल के ऊपर मंडराने लगते हैं। तब तक राजपुरोहित भी पुस्तक वगैरह से ज्ञान लेकर यहाँ आ गए थे और वो इस दरवाजे के खुलने से बहुत ही ज्यादा क्रोधित थे। राजपुरोहित बताते हैं कि असल में 200 साल पहले रत्तघाट के महाराज की एक नहीं बल्कि 2 बेटियां थी। एक का नाम मंजुलिका और दूसरी वाली का नाम अंजुलिका था। जी हाँ, अंजुलिका भी मंजुलिका से कुछ कम नहीं थी। और अब जबकि दूसरा दरवाजा खुल गया है तो प्रलय आना निश्चित है। इसी के पैरल में हम माधुरी दीक्षित के कैरेक्टर को देखते हैं जो कि महल की तरफ आ रही थी। यहीं पे इंटरवल हो जाता है। इंटरवल के बाद हमें 200 साल पुराना सीन दिखाया जाता है जहां मंजुलिका और अंजुलिका दोनों दरबार में नृत्य कर रही थी। नृत्य के बाद महाराज घोषणा करते हैं कि उनका अगला अधिकारी उनका बेटा देवेंद्र नाथ होगा जो कि गद्दी संभालेगा। ये सुन के मंजुलिका और अंजुलिका दोनों एकदम जल भुन जाती है। यहाँ हम देवेंद्र नाथ की पत्नी को भी देख पाते हैं जिनकी ठुड्डी मीरा से मिलती है, लेकिन ये पुलाट कहीं और लीड नहीं करती। तो मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ और यहीं पे इसे रोक देती हूँ। एनीवेज, कमिंग इनटू प्रेजेंट टाइम, माधुरी दीक्षित कैरेक्टर महल में आती है जो कि खुद उसको सोनेगढ़ की महारानी मंदिरा देवी बताती है। मंदिरा इस महल को खरीदना चाहती थी। इसके बाद मलिका और मंदिरा को आमने सामने आते देखते हैं जहां वो एक दूसरे की गर्दन पकड़ लेती हैं और इस सीन को देख के ऐसा ही लगता है ये दोनों ही मंजुलिका और अंजुलिका है। इनफैक्ट इनके मिलन के बाद कई कौवे भी महल से टकरा के मर जाते हैं। ये सब असाधारण गतिविधियां राजघराने के सभी लोग देखते हैं। अब आगे कुछ और अजीब चीजें होती है। लाइक मंदिरा मंदिर में नहीं जाती क्योंकि वो भगवान में नहीं मानती है। देन मलिका मंदिरा का मेले के अंदर टग ऑफ वार होता है जिसमें रस्सी ही टूट जाती है। मतलब दोनों में से कोई भी नहीं हारती। ये सब चीजें बहुत ज्यादा अलग थी। यहाँ एक और फनी चीज भी थी कि करंट महाराज अपने प्रजा को कौवा बिरयानी खिला देते हैं। वो मरे थे ना बहुत सारे कौवे,
तो उन्हीं को पका के बिरयानी खिला दी गई प्रजा को। एंड एक्टर भी वही सेम विजय राज है जो कि रन मूवी में थे। तो यहाँ शायद वही पैरल ट्रैक किया गया है। अब आगे कुछ और कॉमिक सीन्स है। लाइक रोहान से कहा जाता है कि तुम्हारा काम हो गया, तुम 1 करोड़ का चेक लेकर निकलो। लेकिन यह रोहान लड़की की आवाज निकाल के करंट महाराज जो है उन्हें विश्वास दिलाता है कि उसके शरीर में उनकी पत्नी की आत्मा है जो चाहती है कि रोहान और मीरा का विवाह हो जाए। सब मान भी जाते हैं इंक्लूडिंग मीरा, क्योंकि अब तक मीरा और रोहान एक दूसरे को चाहने भी लगे थे। इस सब के बीच ट्रियो पंडित को मंजलिका की एक तस्वीर मिलती है, लेकिन इससे पहले मीरा वो तस्वीर देख पाती, मलिका तस्वीर के चेहरे पे पेंटिंग गिरा देती है ताकि चेहरा पता ही ना चल सके। ऐसे में मीरा इस तस्वीर को रिस्टोर करवाने शहर भेज देती है। फिर एक और असाधारण गतिविधि ये होती है कि मामा जी पे एक शाही ड्रेस हमला कर देती है और सीन ऐसा दिखाया जाता है कि मान लो ये हमला मंदिरा या फिर मंजलिका करवा रही है। खैर आगे मंदिरा 1000 करोड़ देकर महल खरीदने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसकी शर्त थी कि वो दुर्गाष्टमी के दिन डील क्लोज करेगी एज वो शुभ दिन है। पर मंदिरा पहले तो ये बोली थी कि वो भगवान को नहीं मानती, अब वो दुर्गाष्टमी को शुभ दिन कैसे मान रही है। ये दोनों स्टेटमेंट बहुत ही अलग है। अब दुर्गाष्टमी 2 दिन बाद थी। 2 दिन तक उस भूतिया महल में रहना काफी मुश्किल था, क्योंकि राजघराने में लोगों को पता चल गया था कि यहाँ भूत अब भी है। ये लोग कैसे भी जल्दी से महल बेचना चाहते थे। तभी सीन में एंट्री होती है एक विक्की खन्ना नामक कैरेक्टर की, जो कि तुरंत 1000 करोड़ देकर महल खरीदने के लिए तैयार था। बस करंट महाराज मान जाते हैं कि ठीक है, विक्की खन्ना को ही महल दिया जाएगा, और विक्की खन्ना महल को रीडिजाइन करना चाहता था। महल के सिंहासन भी अपने साथ ले जाना चाहता था अपने ड्राइंग रूम में लगाने के लिए। लेकिन उसी रात विक्की खन्ना की कार पे वही मास्किट आत्मा अटैक करके उसे मार देती है और महल का सिंहासन अपने आप महल में वापस आ चुका था। चीजें और अजीब तब होती है जब मीरा क्लियरली देखती है कि मलिका भूतिया अंदाज में चिल्लाती है कि यह सिंहासन उसका है। इनफैक्ट वो एक हाथ से थ्रोन को भी उठा लेती है। जब मीरा ये बात सभी को बाहर बताने जाती है तो मलिका वहाँ लोगों के साथ ही बैठी थी। तो फिर अंदर कौन था? वहीं मंदिरा विक्की खन्ना की मौत पे अजीब तरह से हंसती है और अपना दिल दे देती है, जो कि दुर्गाष्टमी के दिन क्लोज होगा। इस पॉइंट पे राजघराने में सबको पता लग गया था कि मलिका और मंदिरा दोनों बहुत अजीब बिहेवियर कर रही है, मतलब दोनों नॉर्मल तो नहीं है। रोहान मीरा को तो ये तक पता लग गया था कि इन्हीं दोनों में से कोई मंजलिका है, लेकिन मंजलिका है कौन, मलिका या फिर मंदिरा? खैर इसके बाद रोहान को नए ड्रीम्स भी आते हैं, जहां मंदिरा मलिका बहनों की तरह खेल रही थी और दोनों ही खुद को मंजलिका बता रही थी। देन रोहान को मास्किट भूत भी दिखती है। इनफैक्ट उसे तो अपने कमरे में मीरा भी दिख जाती है, जो कि अजीब तरीके से हंसती है। इस पॉइंट पे रोहान को मीरा पे भी शक होने लग गया था, इसलिए रोहान अगले ही दिन यहाँ से भागने की कोशिश करता है। वहीं पैरल में पंडित की फैमिली को विक्की खन्ना का भूत डराता है, जो कि अगेन उस मास्किट भूत का ही एक भरम और जाल था। कमिंग टू रोहान, वो टिल्लू को यहाँ से लेके भागने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन घूम फिर के वो महल में ही पहुँच जा रहा था। पंडित की फैमिली भी अपनी रॉयल रॉयस में भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी घूम फिर के महल में ही पहुँच जा रहे थे। इनफैक्ट उस भाग दौड़ में छोटा पंडित खाई में गिर जाता है। तो अब दुर्गाष्टमी में सिर्फ एक दिन बचा है और इस पॉइंट पे राजपुरोहित एक दिव्य तेल लेके आते हैं। राजपुरोहित रिवील करते हैं कि उन्हें रोहान का सच पता है, यानी ये पता है कि रोहान एक ढोंगी रू बाबा बन के लोगों को ठगता है। लेकिन राजपुरोहित को पूर्वजों की कही हुई बात में भी भरोसा है, जिसके अनुसार राजघराने का कोई
पुनर्जन्म लेगा और वही आके मंजुलिका को हमेशा के लिए खत्म करेगा। इसलिए पुराने समय की तरह राजपुरोहित महायुद्ध करने की सोच रहे थे। इस दिव्य तेल से एक बार फिर मंजुलिका को कैद करने का प्लान था। वही जो मंजुलिका की पेंटिंग थी ना, जिसपे मलिका ने पेंट गिरा दिया था, वो भी दुर्गाष्टमी के दिन ही रिस्टोर हो जाएगी और तब असली मंजुलिका का पता लग ही जाएगा। यहाँ एक कॉमेडी सीन ये थी कि जो बड़ा पंडित और पंडितायन थी ना, वो दिव्य तेल को अपने बाल में लगा लेते हैं ताकि उनके जो मर जाए। इस सब के दौरान मीरा अजीब तरह से पॉजिटिव होके खुद को जलाने की कोशिश करती है, लेकिन रोहान किसी तरह मीरा को उसके होश में लाके उसे बचाता है। मीरा बताती है कि पोसेसेस होने से पहले वो मंदिरा के साथ बैठी थी तो दुर्गाष्टमी आ चुकी थी और इस पॉइंट तक रोहान वाज फेड अप और वो सीधा मंदिरा को कॉन्फ्रेंट करने जाता है। वो मंदिरा पे मंजुलिका होने का इल्जाम डालता है कि तब ही सीन में मलिका आती है जो कि मंदिरा पे हमला कर देती है। वो एकदम सुपर नेशनल वे में उड़ती है और इतने लंबे खंबे पे चढ़ जाती है जहां वो मंदिरा के ही बाल पकड़ के ऊपर ले जा चुकी थी। मलिका चिल्ला के कहती है आ मैं मंजुलिका और वो मंदिरा को पटक देती है। दिन वो रोहान पे भी हमला करती है, लेकिन रोहान उस दिव्य तेल का घेरा बना के उसमें आग लगा देता है और खुद बाहर कूद के निकल जाता है। इस घेरे से यानी रोहान बेसिकली यहाँ मलिका को उसके घेरे में फंसा देता है। अब मलिका के फंसते ही मंदिरा का असली चेहरा सामने आता है, जहाँ अब वो सुपर नेशनल सोप पे हमला करना शुरू करती है। मंदिरा बोलने लगती है कि वो मंजुलिका है, इनफैक्ट वो थ्रोन पे भी बैठ जाती है। मंदिरा यहाँ राजपुरोहित पे भी हमला करती है और यहाँ एक और फनी सीन है जहाँ छोटा पंडित बैंडेज वगैरह लगा के वहाँ वापस आता है। मतलब वो खाई में गिर गया था ना, तो हाँ वहाँ मरा नहीं, बैंडेज वगैरह लगा के वापस आया है और ठीक वैसे ही आया है जैसे जवान में ओल्ड शाहरुख खान एंट्री लिया था। बैंडेज वगैरह के साथ म्यूजिक भी यहाँ जवान वाला ही बजता है। तो हाँ, इस सीन से ये बात समझ में आ गई कि छोटा पंडित अभी जिंदा है और दोस्तों इसकी मेमोरी चली गई है। यहाँ एक और चीज ये होती है कि जो मंजुलिका की पेंटिंग रिस्टोरेशन के लिए गई थी ना, वो वापस आ गई थी और पेंटिंग में क्लियरली मलिका का चेहरा था। तो क्या मलिका मंजुलिका है? अब इस पॉइंट पे सभी कंफ्यूज होते हैं कि रियल मंजुलिका कौन है और भूत कौन है। तभी मलिका और मंदिरा दोनों अपने होश में आती है और कहती है कि उन दोनों में से भूत तो कोई भी नहीं है, यहाँ कोई और भूत है और जो भी भूत है वो सामने आए और आके अपनी असलियत बताए। तभी यहाँ उस मास्क वाले एंटिटी को सामने आते देखते हैं और यहाँ ये आत्मा किसी और की नहीं बल्कि राजकुमार देवेंद्र नाथ की थी। जी हाँ दोस्तों, ये था कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जहाँ हम जान पाते हैं कि पूरे फिल्म में आत्मा एक्चुअली देवेंद्र नाथ की थी, ना कि मंजुलिका की। लेकिन ये सब हुआ कैसे? यहाँ से कहानी पास्ट में 200 साल पहले ठीक उस टाइम पे जाती है जब देवेंद्र नाथ महाराज को उत्तराधिकारी घोषित कर दिए थे। इस घोषणा से मंजुलिका और अंजुलिका दोनों जलने लग गई थी और जलन में दोनों चाकू लेके देवेंद्र नाथ को मारने जाती है। लेकिन वो देवेंद्र नाथ के कमरे में देखती है कि देवेंद्र तो लड़कियों की तरह सिंगार करके आमी जो तुम्हार गा रहा था, यानी कि देवेंद्र नाथ काइंड ऑफ लड़की था जो कि एक लड़की के शरीर में था। यानी भले वो लड़का था लेकिन अंदर से लड़की फील करता था और अपनी असलियत वो दुनिया से आज तक छुपाता आया था।
दोनों बहनों को जब ये पता चलता है तो वो देविंदर को झूठा सपोर्ट दिखाती है और कहती है कि हम गाएंगे, तुम डांस करके दिखाओ। ये तो बहुत अच्छी बात है। देविंदर नाथ सिंगार करके नाचने लगता है और तभी दोनों बहनें महाराजा को वहां लेके आती है। देखो, आप जिसको गद्दी सौंप रहे हैं वो तो मर्द ही नहीं है। उन दिनों ये बहुत शर्मिंदगी वाली बात थी जो कि सबके सामने आ गई थी और ऐसे में महाराज ऑर्डर करते हैं कि देविंदर नाथ को मौत की सजा दी जाए। यानी दोस्तों, पहले सीन में हम जिस नाचने वाले को सूली पे जलते हुए देखे थे वो मोंजिलिका या ओंजिलिका नहीं बल्कि देविंदर नाथ था। महाराज यहाँ अपने दोनों बेटियों को भी सजा देते हैं क्योंकि ये दोनों पर्सनली भी अपने पिता को ये सब बता सकती थी, लेकिन गद्दी की लालच में वो सबके सामने ये सब लेके आ गई। तो हाँ, महाराज के हिसाब से उनके तीनों जो बच्चे हैं देविंदर नाथ, मोंजिलिका और ओंजिलिका, तीनों में से गद्दी के लायक कोई भी नहीं है। देविंदर नाथ तो मर ही गया और अब महाराज इन दोनों को देश निकाला दे दिए। यानी मोंजिलिका और ओंजिलिका को अब महाराज यहाँ खुद ही झूठी कहानी गढ़े जिसके हिसाब से वो ये बता देते हैं कि मोंजिलिका देविंदर नाथ को मार दी तो उसे सूली पे जलाया गया और ओंजिलिका का तो नाम ही इतिहास से मिटा दिया गया ताकि आगे किसी को ओंजिलिका के बारे में पता ही ना हो। तो मरने के बाद देविंदर नाथ ही मास्क वाला आत्मा बन के बदले की भाव में महाराजा को मारा। फिर राजपुरोहित के पूर्वज महायुग करके दिव्य तेल का इस्तेमाल करके देविंदर नाथ को कैद किए थे कमरे में भैरव कवच चढ़ा के। अब आप पूछ सकते हैं कि 2 कमरा क्यों थे, मतलब 2 कमरे में भैरव कवच चढ़ा हुआ था ना। वो जो हैडन वाला दूसरा कमरा था वो असली कमरा था जिसके अंदर देविंदर नाथ कैद था और उसे खोलने के बाद ही देविंदर आजाद हुआ। और वो जो पहला कमरा था ना महल के अंदर, वो तो बस ऐवे ही एक रेप्लिका क्रिएट कर दिया गया था दुनिया को दिखाने के लिए ताकि मोंजिलिका वाली झूठी कहानी बेची जा सके और लोगों को बताया जा सके कि उस कमरे के अंदर मोंजिलिका कैद है। यस, दूसरा कमरा खोलने के बाद जो कुछ भी हुआ वो एक्चुअली में सुपरनैचुरल था जो कि देविंदर नाथ कर रहा था। यानी विक्की को मारना, मीरा का पैसेस होना, मंदिरा का थ्रोन उठाना, मलिका का पेंट गिराना पिक्चर के ऊपर, मलिका और मंदिरा दोनों का एक दूसरे का गर्दन पकड़ना, ये सब देविंदर अपनी ताकत से करवा रहा था। मंदिरा और मलिका वाकई ही नॉर्मल ह्यूमंस थी। बस खेल ये है कि ये दोनों एक्चुअल रीइंकार्नेशन है मोंजिलिका और ओंजिलिका की। और ऐसे भी देविंदर नाथ को कभी गद्दी चाहिए भी नहीं थी, उसे तो बस मृत्यु करना था और अपनी बहनों का प्यार उसे चाहिए था जो कि अब उसे मिल रहा था। इसलिए देविंदर नाथ रोता है और उसके आंसू गिरते ही उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। फाइनली देविंदर नाथ की आत्मा चली गई और देखा जाए तो पूर्वजों ने जो कहा था वही हुआ, यानी राजघराने के लोग ही श्राप को खत्म किया। देविंदर नाथ को जला के नहीं बल्कि उसकी फीलिंग्स को समझ के। और रोहान राजघराने का नहीं है, यानी देविंदर नाथ को खत्म नहीं किया, मलिका और मंदिरा ये सब खत्म किया जो कि मोंजिलिका और ओंजिलिका की रीइंकार्नेशन है। यहीं पे फिल्म खत्म होती है। अब क्रेडिट से पहले कुछ और सीन्स है जहां हमें थोड़ी और एक्सप्लेनेशन दी जाती है। जैसे मलिका एक नॉर्मल ह्यूमन है जिसे बचपन से ही उस महल का सपना आता था, इसलिए वो महल वगैरह को रिस्टोरेशन करने का काम शुरू करती है। और जब उसे उस महल पे काम करने का मौका मिला अपनी कंपनी द्वारा तो वो उसे गंवाना नहीं चाहती थी। फॉर्चुनेटली कोशिश जो कि ओरिजिनली इस महल पे रजिस्ट्रेशन का काम करने वाला था वो गोवा चला गया।
तो ऐसे में मलिका को ये काम मिल गया। नाउ कमिंग टू मंदिरा, वेल वो भी नॉर्मल वुमेन है और इसका ओरिजिनल नेम मंदिरा नहीं है। वो एक पुलिस ऑफिसर है जिसका नाम एसीपी राठौड़। जी हाँ दोस्तों, वही एसीपी जो रू बाबा और टिल्लू के फ्रॉड वाले धंधों के पीछे पड़ी हुई थी और इनका पीछा करते ही वो यहाँ पहुँची थी। यहाँ पहुँच के मंदिरा होने का नाटक कर रही थी। टू कैप्चर देम, जो भी हो, विधि का विधान ऐसा ही था कि दोनों रिगार्नेशन बहनें यही समय पे आके देविंदर नाथ के आत्मा को शांति दिलवा दी। इसी के साथ ये जो भूल भुलैया थी वो उलझा गई और कहानी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी भूल भुलैया 3 की पूरी कहानी और ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं।